संडे की बड़ी स्टोरी में आज सबसे पहले बात आजादी के महानायक सुभाष चंद्र बोस की। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और इस मौके पर उनकी विरासत को लेकर खूब सियासत हुई। जहां दिल्ली के इंडिया गेट से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर देश के महानायक के बलिदान को भुलाने का आरोप लगाया। वहीं कोलकाता में ममता बनर्जी ने नेताजी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अब इन सब के बीच नेताजी की बेटी ने कहा है कि उनके पिता के विरासत को लेकर राजनीतिक पार्टियों में होड़ अच्छी बात नहीं है। दुर्भाग्य रहा, अनेक महान व्यक्तित्वों के का काम किया गया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है और ये देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। पहले यहां नेताजी की ग्रेनाइट से बनी मूर्ति लगाई जानी थी, लेकिन वो मूर्ति पूरी नहीं होने की वजह से पीएम मोदी ने आज होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा ठीक उसी जगह लगाई गई है जहां कभी सम्राट जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हुआ करती थी। जॉर्ज पंचम की मूर्ति 1968 तक इंडिया गेट पर लगी रही थी। इस मौके पर पीएम मोदी ने नेताजी के योगदान का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले महानायकों के इतिहास को बदला गया और हमारी सरकार पहले की गलतियों को ठीक कर रही है। ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। स्वाधीनता संग्राम में लाखों लाख देशवासियों की तपस्या शामिल थी, लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिश हुई। लेकिन आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है। पीएम मोदी ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर नेताजी के योगदान को भुलाने का आरोप लगाया। इंडिया गेट से केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजादी में जिसका बहुत योगदान था उसे भुलाने की कोशिश की गई। नेताजी का जिस प्रकार का योगदान आजादी के संघर्ष के लिए रहा, आजादी के आंदोलन के लिए रहा, वो उसका सम्मान करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने सालों के बाद किया है और ये प्रतिमा इसका प्रतीक बनकर रहने वाली है। बीजेपी नेताजी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है तो तृणमूल कांग्रेस केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि आज तक हम नेताजी के ठिकाने के बारे में नहीं जानते हैं। ममता ने कहा कि बीजेपी ने कहा था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो इस पर काम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन पहले ही केंद्र ने ममता सरकार की नेताजी पर बनी झांकी को खारिज कर दिया था। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में राजपथ पर होने वाली परेड के लिए पश्चिम बंगाल ने नेताजी की झांकी का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन केंद्र ने इसे खारिज कर दिया था। एक तरफ दिल्ली से लेकर बंगाल तक नेताजी को देश याद कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी विरासत को लेकर भी सियासत हो रही है। सुभाष चंद्र बोस की विरासत को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच चल रही होड़ पर नेताजी की बेटी अनीता बोस ने दुख जताया है और कहा है कि ऐसी प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। अनीता बोस ने अपने पिता की विरासत के साथ इंसाफ नहीं करने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। There was a section of the Congress leadership which sort of tried to downplay his contribution to the independence struggle and sort of claim it was only the struggle to independence. And of course, once the documents became declassified, it became quite evident. नेताजी की मूर्ति इंडिया गेट पर लगाए जाने पर उनके परिवार ने खुशी जताई है। इंडिया गेट में नेताजी का स्टैचू इंस्टॉल करने का जो अनाउंसमेंट आया, वो हम स्वागत करता हूँ। सुभाष चंद्र बोस का नाम इतिहास से हटाया गया है। अभी हमारी रिक्वेस्ट ये है, टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां भांजी। बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडों ने उन पर पथराव किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आकृति पर माला देने के लिए गए थे, वहां तृणमूल के गुंडों ने उन पर हमला किया,
तो मेरे ऊपर भी हमला हुआ, मेरे गाड़ी को तोड़ दिया गया। वो किसी भी तरह से सिक्योरिटी ने बचा कर निकालने की कोशिश की, उसके लिए उसको 3-4 राउंड गोली भी चलाना पड़ा। इससे पहले बंगाल विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच नेताजी को अपना बताने की जबरदस्त होड़ मची थी। तब बीजेपी ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था, तो ममता बनर्जी ने 23 जनवरी को देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। जी मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट। पीएम मोदी ने आज इंडिया गेट पर कहा कि हमारी सरकार को नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने का अवसर मिला। नेताजी कुछ ठान लेते थे तो उन्हें कोई ताकत नहीं रोक पाती थी। इस दौरान उन्होंने देश के कई महानायकों के योगदान को भुलाने को लेकर कांग्रेस पर प्रहार किया और उन्होंने कहा कि आजादी के बाद अनेक व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। महान व्यक्तियों के योगदान को मिटाने का काम दुर्भाग्यपूर्ण है, ये उन्होंने कहा और कहा कि पहले महानायकों के इतिहास को बदला गया, आजादी के इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई। पहले की गलतियों को हम ठीक कर रहे हैं। भारत अपनी पहचान और प्रेरणाओं को पुनर्जीवित करेगा। दिल्ली के इंडिया गेट पर 50 साल से चल रहे अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय कर दिया गया है। इसको लेकर विपक्ष मोदी सरकार आमने सामने है। अमर जवान ज्योति को बुझाना भारत के इतिहास को मिटाने जैसा है, किसने कहा? कांग्रेस ने कहा। अमर जवान ज्योति को बुझाना वीरों के साहस और बलिदान का अपमान है, यह भी कांग्रेस पार्टी ने कहा। कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते, राहुल गांधी ने कहा ट्वीट करके। यह कैसी परंपरा, इतिहास कैसे आपको याद करेगा? आरजेडी ने कहा संविधान और इतिहास को मिटाने ही ये सत्ता में आए हैं, ये आरएलडी ने कहा। अमर जवान ज्योति को लेकर बहुत सारी गलत जानकारियां फैलाई जा रही हैं, बीजेपी ने कहा। अमर जवान ज्योति को बुझाया नहीं जा रहा है, उसे राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति में मिलाया जा रहा है, ये बीजेपी ने इस पर स्पष्टीकरण दिया। बात यूपी की करते हैं। यूपी में जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, उसको देखते हुए बीजेपी सभी ने महिला वोटरों को लुभाने के खास कांग्रेस ने 4 महिला उम्मीदवारों के लिए 4% दिए जाने का फैसला। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के महिला चेहरों को अपने पाले में लाकर नई चाल चल दी। अब इसी महिला ब्रिगेड के सहारे बीजेपी चुनाव में जीत का गणित बिठा रही है। 2022 में देखेंगे और फिर आप 2024 में देखेंगे कि कैसे कांग्रेस का यहाँ किला ध्वस्त हो जाएगा। यूपी के मिशन 2022 में सफलता हासिल करने के लिए इस बार बीजेपी ने महिला शक्ति पर दांव लगाया है। इस बार के यूपी चुनाव में सबसे बड़ी खास बात यह है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां राज्य की आधी आबादी का समर्थन हासिल करने के लिए रणनीति बना रही हैं। ऐसे में बीजेपी ने महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी महिला ब्रिगेड को मोर्चा संभालने के लिए आगे कर दिया है। आज बीजेपी की 3 महिला नेताओं ने लखनऊ में डोर टू डोर कैंपेन कर योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया। सबसे पहले बात रायबर अदिति सिंह की। हाथ का साथ छोड़ भगवा धारण करने वाली अदिति सिंह ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को रायबरेली सीट पर अपने खिलाफ उम्मीदवार बनने की चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा कि प्रियंका उनके खिलाफ चुनाव सीट पर कमल खिलेगा। आपको लगता है कि आप कांग्रेस पार्टी का जो आखिरी गढ़ है उसको भी खत्म करने के लिए काम करेंगी? 100% आप 2022 में देखेंगे और फिर आप 2024 में देखेंगे कि कैसे कांग्रेस का यहाँ किला ध्वस्त हो जाएगा। प्रियंका गांधी जिस तरह से लगातार कंफ्यूजन वाले बयान दे रही है, पहले दिन उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी, बाद में मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि नहीं मैं ऐसा गलत कह रही हूँ। क्या प्रियंका गांधी के बयान को किस तरह से आप देखती हैं? मैं हमेशा ये कहती हूँ कांग्रेस का दूसरा नाम है कंफ्यूजन। इनका इकलौता काम है कंफ्यूजन फैलाना, कंफ्यूजन पैदा करना अपने कार्यकर्ताओं में, अपनी पार्टी में, प्रदेश की जनता में और देश की जनता में। तो कोई स्कोप नहीं है उनका, क्योंकि उनका कोई संगठन नहीं है। संगठन में एक कश्मकश की सामंजस्य की स्थिति बनी रहती है हर समय, तो कोई भी स्कोप नहीं। रायबरेली सदर सीट पर 2017 के विधानसभा चुनाव में अदिति सिंह ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। इससे पहले इनके पिता अखिलेश प्रताप सिंह यहां 5 बार विधायक रहे हैं। 2019 में अखिलेश सिंह के देहांत के बाद अदिति सिंह इस बार बिना पिता के साये के अपनी नई पार्टी बीजेपी से रायबरेली सदर सीट से मैदान में हैं। रायबरेली से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सांसद हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को
यूपी में इसी एकमात्र सीट पर सफलता मिली थी। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो पिछले कुछ चुनाव में बड़ी संख्या में महिला मतदाता बीजेपी को वोट देने के लिए सामने आ रही हैं। यही वजह है कि 2014 हो या 2019 का लोकसभा चुनाव या फिर 2017 का यूपी का विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। यहां तक कि यूपी के 2017 के विधानसभा चुनाव में 63% महिलाओं ने मतदान किया। शायद यही वजह है कि इन वोटरों को अपने पाले में बनाए रखने के लिए बीजेपी लगातार अपने महिला मतदाताओं को मैदान में उतार रही है। जिस पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य के सहारे कांग्रेस यूपी में लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे को आगे बढ़ाना चाह रही थी, उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। इतना ही नहीं, प्रियंका अब महिला अधिकार के लिए उसी कांग्रेस को कटघरे में खड़ी कर रही हैं, जिसका झंडा उठाकर कभी वो घूमा करती थीं। जनता के बीच में सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा। एक कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पे जाता है, घर घर जाता है, लोगों की बात सुनता है, समस्याएं सुनता है, उसके बावजूद जब हमें प्रमोट करना चाहिए तो आप हमें उस स्तर तक पहुंचाते नहीं हो। तो वो भी उतरे मैदान में। प्रियंका आज उनको चैलेंज करती है, ये प्रियंका मौर्य, कि वो भी मैदान में उतरे। हम भी देखना चाहते हैं कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं और उसके बाद अगर आपको वो रिजल्ट ना मिले तो आपको वो तकलीफ जो होगी वो भी आप महसूस करें। तो सिर्फ कह देने से मात्र कि आपको कोई चेहरा दिखता है तो आप चाहते भी नहीं है कि कोई चेहरा आपके सामने आके खड़ा हो, क्योंकि आप इम्पोर्टेंस तो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे दे ही नहीं रहे हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस है उस पर दे ही नहीं रहे हैं। मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव अब मोदी और योगी सरकार की योजनाओं के फायदे के बारे में जनता को बता रही हैं। अपर्णा का कहना है कि उनके लिए परिवार से बड़ा राष्ट्र है और उन्होंने बीजेपी को राष्ट्रवाद की वजह से चुना है। अपर्णा यादव कहती हैं कि बीजेपी वो पार्टी है जिसने देश को बचाया है और वो एक नए भारत के निर्माण के लिए पीएम मोदी के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं। इतना अच्छा काम और इतनी अच्छी महिलाओं के लिए नीतियाँ कभी आई नहीं है। चाहे वो केंद्रीय स्तर पे मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना हो, ये प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव था। चाहे महिला सुरक्षा को लेकर के हमारे महाराज जी योगी जी का जो एक दायित्व था, उनका पिंक बूथ बनाना, उनके लिए कई सारी स्कीम निकालना। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े और बड़े प्रभावशाली काम हुए हैं, जिससे मुझे लगता है कि महिलाओं के हृदय पटल पर मोदी जी और योगी जी छा गए। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश चुनाव में महिला उम्मीदवारों के लिए 40% टिकट दिए जाने के फैसले के बाद कांग्रेस की रणनीति का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने भी महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए रणनीति तैयार की है। इसके तहत जहां महिला नेताओं को पार्टी में शामिल कराया जा रहा है, वहीं उन्हें प्रचार मैदान में उतारकर महिला वोट बैंक को लुभाने की कोशिश हो रही है। यूपी में पिछले 3 दशकों से महिला मतदाताओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। बात 2017 के विधानसभा चुनाव की करें तो 63% महिलाओं ने अपना मतदान किया। यानी राजनीतिक रूप से महिलाएं लामबंद भी हो रही हैं और अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित कर रही हैं। और इस बात को लगभग सारी राजनीतिक दलों ने भाप भी लिया है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों ने अपने महिला स्टार प्रचारकों को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। कैमरामैन राजेश के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, लखनऊ। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी आफत बनकर बरस रही है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक और कश्मीर तक जमकर बर्फबारी हो रही है। कश्मीर के कई इलाकों में सड़कें बर्फ से ढकी हैं। ले आया हो काली घगरी ले आया हो, लोकता गला दे मेरी अमेरी। हिमाचल से कश्मीर तक सफेद आफत। ढेरी ओ भोले बाबा। उत्तराखंड में जम गई जिंदगी, पहाड़ों पर बर्फकाल। जनवरी के महीने में देश के पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक सफेद आफत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पारा माइनस तक जा पहुंचा है।
तो उत्तराखंड में भारी बर्फबारी ने आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, औली में जहां बर्फबारी हुई, वहीं निचले इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। अब जरा उत्तराखंड की तस्वीरें देखिए। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्र गंगोत्री, हर्षिल, मुखबा, यमुनोत्री में कल रात बर्फबारी हुई, जिससे कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। कई सड़कें भी भारी बर्फबारी की वजह से बंद है। सड़कों से बर्फ हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। धर्मशाला में आज करीब 3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। राज्य के रोहतांग, शिकारी देवी, कमरूनाग समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने 2 दिन भारी बारिश बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। 25 जनवरी तक राज्य में मौसम खराब रहने का अनुमान है, लेकिन इस मौसम का सैलानी लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचल में शिमला में बर्फबारी के बाद टूरिस्ट स्कीइंग का लुत्फ उठा रहे हैं। अरुणाचल में पारा 0 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। बर्फबारी के कारण सड़कों पर बर्फ है और झीलें जम गई हैं। भारी बर्फबारी के कारण यहां पर आवाजाही में भी दिक्कतें आ रही हैं। कश्मीर में जहां नजर घुमाए सफेद रंग ही दिखेगा। देखिए सड़क पर कैसे बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। घर की छत पर भी बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। गुलमर्ग को और खूबसूरत बनाने में कुदरत कोई कसर नहीं छोड़ रही। मौसम का ये सफेद रंग बेहद ही खूबसूरत दिख रहा है। हरे भरे मैदानों पर क्रिकेट मैच तो सभी ने देखा है, लेकिन 3 से 4 फीट बर्फ की परत पर -4 डिग्री में क्रिकेट चौंकाता है ना। कश्मीर के गुरेज में आजकल क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। घाटी में युवाओं का न लुढ़कता हुआ पारा रोक पा रहा है, न ये घाटी की उबड़ खाबड़ जमीन। खिलाड़ियों का कहना है कि बर्फ में क्रिकेट खेलने का मजा भी अद्भुत है। जम्मू कश्मीर के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पटनी टॉप और गुल इलाके में करीब 8 इंच और बटोटे में 4 इंच बर्फबारी हुई। कड़ाके की ठंड और फिसलन वाली हालात ने लोगों को अपने घरों पर रहने को मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.